नमस्कार साथियों, पथिक एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के बारे में चर्चा कर रहे थे। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की पहली क्लास हमने कल कर ली थी। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने वो क्लास देख ली होगी। जिन्होंने अभी के क्लास नहीं देखी है वह चैनल पर जाकर उस क्लास को देख सकते हैं। आज हम राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की दूसरी क्लास करेंगे। इस नगरपालिका अधिनियम में अध्यक्ष पद, उपाध्यक्ष पद और सदस्य के लिए परिभाषाएं दी गई हैं। उन परिभाषाओं के बारे में हम जान लेते हैं। अध्यक्ष के पद की बात करें तो नगरपालिका के अध्यक्ष को अध्यक्ष पद का नाम ही दिया गया है, जिसे हम आम बोल भाषा में चेयरमैन भी कह देते हैं। इसी प्रकार नगर परिषद के अध्यक्ष को सभापति और नगर निगम के अध्यक्ष को महापौर कहा जाता है। उपाध्यक्ष पद की बात करें तो नगर पालिका के उपाध्यक्ष को हम उपाध्यक्ष पद के नाम से ही अधिनियम में वर्णित किया गया है, जिसे हम आम बोल भाषा में वाइस चेयरमैन भी कह देते हैं। नगर परिषद के उपाध्यक्ष को उपसभापति पद का नाम दिया गया है। नगर निगम के उपाध्यक्ष को उप महापौर पद का नाम दिया गया है। सदस्य की चर्चा करें तो नगर पालिका के सदस्य को सदस्य व आम बोल भाषा में हम इसे वार्ड मेंबर भी कह देते हैं। और नगर परिषद के सदस्य को पार्षद एवं नगर निगम के सदस्य को निगम पार्षद कहा जाता है। इन सभी पदों को हम ध्यान रखेंगे, इनसे प्रश्न बन सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे मुख्य नगरपालिका अधिकारी। मुख्य नगरपालिका अधिकारी नगरपालिका में कार्यपालक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। नगर परिषद में वह आयुक्त के नाम से जाना जाएगा और नगर निगम में मुख्य कार्यपालक अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। आगे हम बात करेंगे निदेशक स्थानीय निकाय। तो यह राज्य सरकार द्वारा नियुक्त व्यक्ति होता है। नेक्स्ट परिभाषा बात करेंगे हम जिला मजिस्ट्रेट। इसकी परिभाषा इस अधिनियम के तहत यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और 1974 का केंद्रीय अधिनियम संख्या 2 की धारा 20 के अधीन नियुक्त व्यक्ति जिला मजिस्ट्रेट कहलाएगा, या फिर कह सकते हैं कि धारा 20 के अधीन जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति होगी। नगरपालिका का अधिकारी तो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के द्वारा सर्जित पद को धारण करने वाला व्यक्ति नगरपालिका का अधिकारी कहलाएगा। इसी प्रकार की परिभाषाएं इस पूरे अध्याय में दी गई हैं। इनमें समझने का इतना नहीं है, केवल इन परिभाषाओं को आपको याद रखना है। प्रश्न भी इन्हीं परिभाषाओं से बनेंगे। अगली परिभाषा हम देखेंगे नगरपालिका क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा यह है कि राज्य सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित प्रादेशिक क्षेत्र, अर्थात अगर राज्य सरकार चाहे तो विधि के अनुसार अधिसूचना जारी करके किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका, नगर निगम, नगर परिषद आदि घोषित कर सकती है। या फिर इसकी परिभाषा यह है कि अधिनियम के उपबंधों के अनुसार गठित कोई नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका। तो इसका भी यही सेम अर्थ निकलता है कि अधिनियम के जो नियम हैं उसके अनुसार अगर राज्य सरकार चाहे तो किसी प्रादेशिक क्षेत्र को नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका घोषित कर सकती है। नेक्स्ट परिभाषा हम देखेंगे जनसंख्या की। किसी स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोग की संख्या जो अंतिम रूप से पूर्ववर्ती जनगणना में अवनिश्चित की गई हो, जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों, जनसंख्या कहलाएगी। इससे अर्थ यह निकलता है कि किसी स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या जो अंतिम जनगणना, जो लास्ट जनगणना हुई है, उसमें उनकी संख्या को अवनिश्चित किया गया हो तथा उस जनगणना के अपडेटेड आंकड़े प्रकाशित हो चुके हों, तो वह जनसंख्या कहलाएगी। नेक्स्ट परिभाषा है निवासी। निवासी से अर्थ है किसी स्थानीय क्षेत्र में रहने वाले, कारोबार या व्यवसाय करने वाले और किसी उस क्षेत्र की स्थावर संपत्ति के स्वामी या उस संपत्ति का उपभोग करने वाले व्यक्ति को हम निवासी कहेंगे। संपत्ति के स्वामी और अधिभोग की परिभाषा हमने पिछली क्लास में देख ली थी, आप वहाँ जाके
एक बार पुनः देख सकते हैं। नेक्स्ट परिभाषा है अनुसूचित जाति। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति 1950 आदेश में विनिर्दिष्ट जातियां अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएंगी। अनुसूचित जनजाति की बात करें तो यहाँ भी भारतीय संविधान अनुसूचित जनजाति 1950 आदेश में विनिर्दिष्ट जातियां अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएंगी। अर्थात भारतीय संविधान में जिन जातियों को SC और ST के अंदर रखा गया है वही जातियां अनुसूचित जनजाति और जनजाति के अंतर्गत आएंगी। पिछड़े वर्ग की बात करें तो SC ST से भिन्न राज्य सरकार द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट जातियां पिछड़े वर्ग के अंतर्गत आएंगी। इन परिभाषाओं को आज हम यहीं समाप्त करेंगे। अब इन परिभाषाओं से संबंधित प्रश्नों को हम देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, अध्यक्ष से नगर परिषद के मामले में अभिप्रेत है। ऑप्शन ए है सभापति, ऑप्शन बी महापौर, ऑप्शन सी अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर बताइए क्या होगा। कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर दे सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ए सभापति, क्योंकि हमने अभी पढ़ा था कि नगर पालिका के मामले में अध्यक्ष को अध्यक्ष पद का नाम दिया गया है, नगर परिषद के मामले में अध्यक्ष को सभापति का और नगर निगम के मामले में अध्यक्ष को महापौर का नाम दिया गया है। इसलिए यहाँ आंसर सही हो जाएगा ए सभापति। दूसरे प्रश्न की चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, उपाध्यक्ष से आशय है। ऑप्शन ए नगर पालिका का उपाध्यक्ष, ऑप्शन बी नगर परिषद का उपसभापति, ऑप्शन सी नगर निगम का उपमहापौर, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि उपाध्यक्ष पद से आशय है कि नगर पालिका का उपाध्यक्ष, नगर परिषद का उपसभापति और नगर निगम का उपमहापौर, यह सभी उपाध्यक्ष पद पर होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तीसरा प्रश्न है, नगर निगम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी होता है। ऑप्शन ए आयुक्त, ऑप्शन बी कार्यपालक अधिकारी, ऑप्शन सी मुख्य कार्यपालक अधिकारी, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मुख्य कार्यपालक अधिकारी। हमने पढ़ा था कि नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी कार्यपालक अधिकारी, नगर परिषद में मुख्य नगर पालिका अधिकारी आयुक्त और नगर निगम में मुख्य नगर पालिका अधिकारी मुख्य कार्यपालक अधिकारी होता है। तो आप इस प्रकार के प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न होमवर्क के लिए होगा, जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आज का होमवर्क प्रश्न है, जिला मजिस्ट्रेट की नियुक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की किस धारा के अधीन होती है। जिसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए धारा 11, धारा 11, ऑप्शन बी धारा 17, ऑप्शन सी धारा 20 ऑप्शन डी धारा 22। इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। आप आगे भी इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।